मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे अब एग्ज़ाम की तैयारी में मशगूल होंगे क्योंकि एग्ज़ाम का समय चल रहा है और बहुत कम समय बचा है। तो सारे बच्चे सीरियसली एग्ज़ाम की तैयारी करें। एग्ज़ाम से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ कि किन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम अच्छे होंगे गारंटी के साथ। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको बताने के लिए। पहली बात तो ये है कि एग्ज़ाम में जब आप जाएँ उससे पहले आप अच्छी तरीके से स्टडी करें, कंप्लीटली हर पहलू को समझने की कोशिश करें और एग्ज़ाम में जाने से पहले आप जो है अपने एडमिट कार्ड को अच्छी तरह संभाल कर रखें, अपने पेन को संभाल कर रखें, अपने जो ज़रूरी सामान है उसको संभाल कर एक रात पहले ही रख लें। उसको ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब एग्ज़ाम में आप जाएँगे तो हड़बड़ी हो सकती है, आपका मन असंतुलित हो सकता है, आपको बार-बार पूछा जाएगा तो आपको दिक्कत पैदा हो सकती है। एग्ज़ाम बहुत नाजुक पीरियड होता है क्योंकि इसमें अगर थोड़ा-सा भी आपको डाइवर्ट हो गया मन तो आप अच्छा पेपर नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत हो जाएगी उसमें। तो इसलिए एक शांत मन से कम 15 मिनट पहले जाकर आप एग्ज़ाम में बैठ जाएँ और जो क्लासरूम का माहौल है उसके साथ आप एडजस्ट कर लें। एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हों, तो कभी भी दूसरे व्यक्ति से उसके बारे में ना पूछें। इसलिए ना पूछें क्योंकि हो सकता है कि व्यक्ति को खुद ना पता हो, जब आपको ही नहीं पता है तो ज़रूर थोड़ा उसको पता हो। तो आप कभी भी इस बारे में बात ना करें दूसरे से, उससे क्या होता है कि आपका रिदम टूट जाता है, आप खुद भी अच्छी तरह नहीं लिख पाते। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जब एग्ज़ाम आप लिख रहे होते हैं, आपके पड़ोस में, आपके साथ में आपको दिखाई कोई व्यक्ति पड़ जाए, कोई स्टूडेंट जो नकल कर रहा है, उससे क्या होता है कि आप खुद भी असहज होने लगते हैं। आपको लगता है कि मैं भी क्यों ना करूँ? तो इस लालच से बचिए, ये मीठा ज़हर है। ये आपकी बहादुरी को दर्शाता है कि आप उसके चंगुल में नहीं फँस रहे। नकल को ना कीजिए, अपने पेपर को अपने तरीके से कीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आपके बहुत अच्छे नंबर आएँगे, आप अच्छी मेरिट लेकर आएँगे। नकल से अच्छे नंबर नहीं आते, नकल से आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं। कोई भी बोझिल या तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तनाव से हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम होती है। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम आप जब दे रहे होते हैं तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन में जो पूछा गया है, कई बार उसको ना समझकर उसके बारे में अगर आपको कुछ भी आता है उसको आप तुरंत लिख कर चले आते हैं। बाद में आपको अच्छे नंबर कई बार नहीं आते या फेल भी हो जाते हैं बच्चे। बच्चे कहते हैं कि हमने अच्छा लिखा था लेकिन हमें अच्छे नंबर नहीं दिए गए। ऐसा नहीं है। आपने एग्ज़ाम में क्या होता है कई बार क्वेश्चन पेपर की डिमांड के अनुसार आप नहीं लिखते। क्वेश्चन पेपर में कुछ न कुछ डिमांड की जाती है, उस डिमांड को पूरा करना चाहिए। सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते। किसी क्वेश्चन में पूछने का अंदाज़ अलग होता है, किसी दूसरे में अलग होता है, तीसरे में अलग होता है। उस अंदाज़ को समझिए। आज मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दूँगा आपको कि क्वेश्चन में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो उसमें क्या जवाब दिया जाए और उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो उसमें क्या जवाब दिया जाए। अभी मैं आपको बताऊँगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछने जाए कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन कीजिए, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा मौर्य प्रशासन जो है उसकी सारी बातों को आपको लिख देना है। वर्णन करना है मतलब डिस्कस करना है, सारी बातों को आपको बताना है। इसमें इसके अलावा कुछ ज़्यादा आपसे नहीं पूछा गया। केंद्रीय प्रशासन कैसा है, आपका प्रांतीय प्रशासन जो है उसके अलावा जिले का प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन, इन सारे प्रशासन के बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन आपका आ गया। एक क्वेश्चन आपसे आ जाए कि अशोक की धर्म नीति का मूल्यांकन कीजिए। अब इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा ट्विस्ट हो गया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि अशोक की धर्म नीति का के पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं के बारे में पूछा गया है। पक्ष उसके क्या है कि अशोक ने जो धर्म नीति चलाई थी उसमें उसने अपने प्रशासन को के लिए अच्छे से अच्छे कार्यों करने की कोशिश की थी। उसने धम्म घोष की नीति को अपनाया था और भैरी घोष की नीति को छोड़ दिया था। मतलब ये हुआ कि उसने अपने साम्राज्य में शिलालेख खुदवाए, उसने शिलालेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। उसने ये बताया कि बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों से प्रेम करना चाहिए, हॉस्पिटल्स बनवाने चाहिए, रोड बनवाने चाहिए, कल्याणकारी करने चाहिए। और उसने देवानंद की उपाधि ली। उसका मतलब ये था कि मैं देवों का प्रिय हूँ और मुझे जनता उतनी ज़्यादा प्यारी है जैसे कि एक पिता को अपने पुत्र या अपनी संतान होती है। इस तरह से उसने जनता के बीच और अपने बीच, यानी इस तरह उसने जनता और राजा के बीच में सीधा संबंध स्थापित करने की कोशिश की। ये उसकी बहुत बड़ी कुशलता को दर्शाता है। लेकिन मूल्यांकन करते वक्त हमें इसके दूसरे पहलुओं को भी ध्यान में देना पड़ेगा, यानी इसकी आलोचना को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उसमें क्या है, अशोक ने जब इस नीति को अपनाया तो उसने क्या है कि शांति प्रिय नीति अपनाई। तो इससे क्या हुआ, सेना की कुशलता पर प्रभाव पड़ा। इससे बहुत सारी जो जातियां थी, आठवीं जाति, इससे बहुत सारे कबीलाई जो क्षेत्र थे उनमें क्या है कि उनमें जो है विरोधी भावनाओं का जन्म हुआ। इससे बहुत सारा धन खर्च हुआ
इस तरह के ये कुछ ऐसे पहलू थे जो कि धर्म नीति की वजह से साम्राज्य के लिए नुकसानदायक साबित हुए। इन दोनों पहलुओं को लिखने के बाद अंतिम रूप में आपको जो लगता है वो आप लिख देंगे, आपका आंसर हो गया। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है कि आलोचनात्मक वर्णन का मतलब क्या हुआ कि आपको विश्लेषण करना है। 1857 की क्रांति का विश्लेषण क्या करना है, इसमें कारण और प्रभाव पर ज्यादा जोर नहीं देना, विश्लेषण इस बात पर करना है कि क्या इसकी प्रकृति थी। 1857 की क्रांति को जो कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था, ये प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था, तो उनके पहलुओं को लिखना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच की लड़ाई थी, उसको भी लिखना है, जैसे होम्स जैसे विद्वान कहते हैं ऐसा। और जो साम्यवादी इतिहासकार कहते हैं कि ये उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच की एक संघर्ष था। इसके अलावा जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है वो कहते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जैसे वीर सावरकर वगैरह ने कहा है। तो इसके बहुत सारे पहलुओं का हमें दिखाना है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आलोचनात्मक वर्णन इसका किया गया है, मतलब आपको पक्ष और विपक्ष दोनों को दिखाना है, उसका विश्लेषण भी करना है। इसका मतलब ये हुआ आपसे कोई एक स्टेटमेंट दे दिया जाए और उस पर कमेंट करने के लिए कहा जाए। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपसे, जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया आपसे कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इस वक्तव्य के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कमेंट करना है, इस वक्तव्य के संदर्भ में आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर देना है। यानी जिस तरह नेपोलियन ने विश्व पर विजय प्राप्त की थी, उसी तरीके से क्या समुद्रगुप्त ऐसा कर पाया, इन पहलुओं को ध्यान में रखकर आपको आंसर देना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विश्लेषण कीजिए, जैसे कि कोई क्वेश्चन आ जाए कि मुगल काल के पतन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। इसमें मुगल काल के जो पतन के कारण थे उनको सबको लिख देना, आपको उनका विश्लेषण करना, यानी उनको खोल कर लिखना है, उनके हर पॉइंट को बहुत एलोबरेट करके लिखना है। जैसे कि एक दो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि औरंगजेब की धार्मिक नीति जो है, उत्तराधिकारी को अयोग्य होना, जो है दरबार में षड्यंत्रों का होना, औरंगजेब की दक्षिण नीति, इस तरह के बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से मुगल काल का पतन हुआ। उनका विश्लेषण करना, आपको उनको बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में आपको हर बात को खोल खोल कर लिखना है, उसका मतलब होता है विश्लेषण करना। इस तरह से आपसे जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा उनको समझेंगे आप, और उस डायरेक्शन में अगर आपने थोड़ा भी लिख दिया तो आपको इतने नंबर आएंगे कि आप उनको संभाल नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे। तो बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को हल करते समय उनको बस एक बार क्वेश्चन पे पता लग जाए, उसमें जो कुछ ज़्यादा समझ लिख देते हैं, उस क्वेश्चन का वो सीधा अर्थ नहीं हुआ, क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार आपको आंसर देना चाहिए। मैंने ये सारे पॉइंट्स अपनी क्लास में डिस्कस किए हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, जिनके पास टीचर नहीं है या उनको भी समय नहीं मिला इस तरीके से समझने का। तो मैं सारे बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह अटेम्प्ट करें, शांति के साथ एग्जाम देने जाएं। और टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम मैनेजमेंट आपका इस तरह का होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर का आंसर सटीक देते हुए आप एक बार उसको पढ़ लें, और उस पढ़ने के दौरान आप अपनी जो गलतियां हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या मात्रा की कोई गलती है, उसको आप सही कर लें, तब आपके अच्छे नंबर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स इस वीडियो से लाभ उठाएंगे और इसको अपने जो शैली है अपनी पढ़ने की, उसमें शामिल करेंगे। धन्यवाद।